वेलकम टू एपिसोड नंबर 12 ऑफ सेल्स विद वैल्यू। तो आज की जो हमारी ये गहन चर्चा है वो एक ऐसे विषय पर है जो मतलब हम सभी की जिंदगी से जुड़ा है। शारीरिक चोटों की एक खासियत होती है ना। मान लीजिए किसी के पाँव में मोच आ गई है। हाँ, तो वहाँ एकदम साइंटिफिक सटीकता होती है। बिल्कुल। एक्सरे होता है और डॉक्टर उस ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर देखकर साफ साफ बता देता है कि दर्द का केंद्र कहाँ है। मतलब स्थिति बहुत स्पष्ट होती है। इलाज के लिए पट्टी बांधी, कुछ दिन आराम किया और रिकवरी शुरू। एकदम सही कह रही हैं आप। और इंसानी दिमाग ना इसी तरह की स्पष्टता को बहुत पसंद करता है। मतलब हम उन समस्याओं को सुलझाने में ज्यादा सहज महसूस करते हैं जिनका एक पक्का कारण और निवारण मौजूद हो। हाँ, लेकिन आज की हमारे इस चर्चा का जो विषय है वो उस दुनिया के बारे में है जहां ये एक्सरे मशीन पूरी तरह से बेकार हो जाती है। हमारे सामने जो आज स्रोत सामग्री है वो सेल्स और मानवीय संवाद के उस मनोवैज्ञानिक पहलू को डिकोड करती है जहां रुकावट शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक होती है। बिल्कुल मानसिक होती है। ये एक ऐसी अदृश्य मोच है जो किसी भी स्कैन में नहीं दिखती, लेकिन वो बड़े से बड़े करियर और बेहतरीन डील्स को आगे बढ़ने से रोक सकती है। हमारे स्रोत की सबसे प्रभावशाली टैगलाइन इसी ओर इशारा करती है, छोटी सोच और पांव की मोच आगे नहीं बढ़ने देती। ये टैगलाइन अपने आप में पूरी समस्या का सार समेटे हुए है। मतलब जब हम पाँव की मोच की बात करते हैं तो वो हमारी शारीरिक गति को रोकती है, लेकिन जो ये छोटी सोच है ना वो एक मानसिक मोच है जो हमारी तरक्की की रफ्तार ही रोक देती है। सही बात है। सेल्स की दुनिया को अक्सर लोग एक बहुत ही मैकेनिकल प्रक्रिया मानते हैं। मतलब एक स्प्रेडशीट है, कुछ नंबर्स हैं, एक प्रोडक्ट है और बस एक लेन देन है। लेकिन जो हमारे स्रोत सामग्री है वो इस बात को सिरे से खारिज करती है। अच्छा, तो वो इसे किस तरह से देखते हैं? उनके अनुसार सेल्स एक डायनामिक, इमोशनल और ट्रांसफॉर्मेशनल प्रक्रिया है। मतलब यह पूरी तरह से गतिशील और भावनात्मक है। और यहीं पर वो मोच अपना असर दिखाती है ना? मैं सोच रही थी जब कोई इंसान ये सोचकर मीटिंग में जाता है कि उसका प्रोडक्ट शायद काम नहीं करेगा या सामने वाला उसकी बात क्यों ही सुनेगा, तो वो झिझक सिर्फ उसके दिमाग तक नहीं रहती। बिल्कुल नहीं रहती। वो झिझक उसके शब्दों में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में और पूरे कम्युनिकेशन में झलकने लगती है। स्रोत में एक बहुत ही सटीक शीर्षक दिया गया है, धीमी सोच धीमी सेल, बड़ी सोच बड़ी सेल। इसे पढ़ते ही मुझे ऐसा लगा जैसे कोई इंसान अपनी गाड़ी का हैंड ब्रेक लगाकर एक्सेलरेटर को पूरी ताकत से दबा रहा हो। इंजन शोर करेगा, टायर घिसेंगे, लेकिन गाड़ी एक इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। क्या बात है, ये हैंड ब्रेक वाली एनालॉजी बहुत ही सटीक है। और पता है इसके पीछे एक बहुत ही गहरा न्यूरोलॉजिकल विज्ञान है। अच्छा, वो कैसे? जब कोई व्यक्ति सेल्फ डाउट या इसी छोटी सोच के साथ काम करता है तो उसके दिमाग का एमिगडाला सक्रिय हो जाता है। वही जो डर और खतरे को भांपता है। बिल्कुल वही। तो इंसान जीतने के लिए नहीं बल्कि हार से बचने के लिए बात करने लगता है। और इस पूरी प्रक्रिया में एक और मनोवैज्ञानिक तत्व काम करता है जिसे हम मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। मिरर न्यूरॉन्स? मतलब जो दूसरों की नकल करते हैं। हाँ, ये हमारे दिमाग के वो सेल्स होते हैं जो सामने वाले की भावनाओं को अवचेतन रूप से पकड़ लेते हैं। अगर बात करने वाला इंसान खुद डरा हुआ है तो सामने बैठा व्यक्ति भी बिना किसी ठोस कारण के असुरक्षित महसूस करने लगेगा। अरे बाप रे! मतलब वो अनिश्चितता एक संक्रामक बीमारी की तरह ट्रांसफर हो जाती है। एकदम सही। स्रोत सामग्री इस पूरी प्रक्रिया को सुधारने के लिए एक सिनेमैटिक और मॉडर्न दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देती है। जब मैंने ये सिनेमैटिक शब्द पढ़ा तो मेरे दिमाग में एक फिल्म डायरेक्टर की तस्वीर उभरी जो रोशनी और अंधेरे का इस्तेमाल करता है। स्रोत में इसे डार्क टू ब्राइट ट्रांजिशन कहा गया है। ये विचार सेल्स में कैसे लागू होता है? इसे ना एक मनोवैज्ञानिक सफर की तरह देखा जा सकता है। डार्क या अंधेरा वो अवस्था है जहां एक क्लाइंट अपनी समस्याओं और चिंताओं के बोझ तले दबा हुआ है। समझ रही हूँ। अब अगर सेल्स पर्सन खूब छोटी सोच का शिकार है तो वो भी उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जब एक बड़ी सोच वाला व्यक्ति उस कमरे में दाखिल होता है तो वो अपने साथ एक विजन लेकर आता है। मतलब वो उस अंधेरे को चीरते हुए रोशनी लाता है। बिल्कुल। वो क्लाइंट को उसकी मौजूदा समस्याओं से निकालकर समाधान और आशा की ब्राइट रोशनी की तरफ ले जाता है। ये सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर्स बताने के बारे में नहीं है। तो ये एक बेहतर भविष्य दिखाने के बारे में। एकदम, बिल्कुल किसी फिल्म के क्लाइमैक्स की तरह जहां नायक मुश्किलों से निकलकर जीत हासिल करता है। लेकिन यहाँ एक तार्किक सवाल उठता है। मतलब एक तर्क ये भी हो सकता है कि अगर कोई प्रोडक्ट अपने आप में बेहतरीन है, फीचर्स अच्छे हैं, कीमत सही है, तो क्या इस सिनेमैटिक तरीके से बात करने की सच में जरूरत है? ये बहुत ही आम सवाल है ना?
क्योंकि एक आम धारणा है कि तार्किक बिजनेस मीटिंग्स में लोग सिर्फ डेटा और ठोस तथ्यों पर ध्यान देते हैं। क्या ये आवाज का उतार चढ़ाव या वॉइस मॉड्यूलेशन महज एक नाटक नहीं लगता? ये बहस बिजनेस की दुनिया में बहुत पुरानी है, लेकिन आधुनिक न्यूरोसाइंस और हमारी स्रोत सामग्री इस पर बहुत स्पष्ट रुख अपनाते हैं। इंसान खुद को कितना भी तार्किक क्यों न मान ले, फैसले कभी भी सिर्फ लॉजिक के आधार पर नहीं लिए जाते। अच्छा, तो फैसले लिए कैसे जाते हैं? फैसले हमेशा दिमाग के लिम्बिक सिस्टम यानी भावनात्मक हिस्से से लिए जाते हैं। उसके बाद जो हमारा तार्किक हिस्सा है वो उन फैसलों को सही ठहराने के लिए डेटा का इस्तेमाल करता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, अगर सामने वाला व्यक्ति आपकी बात से भावनात्मक रूप से जुड़ी नहीं रहा है तो आपका बेहतरीन डेटा उस तक पहुंचेगा ही नहीं। इसीलिए स्रोत सामग्री में वॉइस इंस्ट्रक्शन के कुछ बहुत ही कड़े नियम दिए गए हैं और ये नियम ह्यूमन स्टोरी टेलिंग को एक तरह से विज्ञान में बदल देते हैं। मैंने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग मॉड्यूलेशन यानी आवाज का मजबूत उतार चढ़ाव वो टूल है जो दिमाग के बंद दरवाजे खोलता है। बिल्कुल। इसमें जो पहला नियम दिया गया है वो है कहानी के हिस्सों में आवाज को धीमा करना। मतलब जब कोई इंसान प्रोडक्ट का बैकग्राउंड बता रहा हो तो आवाज को शांत और धीमा रखना चाहिए। इसके पीछे का मनोविज्ञान शायद ये है कि इससे सुनने वाले का डिफेंस मैकेनिज्म शांत हो जाता है। एकदम से यही विश्लेषण है आपका। धीमी आवाज ना एक सुरक्षित माहौल बनाती है। श्रोता को लगता है कि कोई उसे कुछ समझा रहा है, ना कि जबरदस्ती कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है। हाँ, वो प्रेशर फील नहीं होता। और इसके ठीक बाद जो तकनीक आती है वो संवाद की दुनिया की सबसे ताकतवर लेकिन सबसे कम इस्तेमाल होने वाली तकनीक है, अहम बातों के बाद रुकना, पॉजेज। हाँ, ज्यादातर लोग खामोशी से डरते हैं। उन्हें लगता है कि चुप हो जाने से नियंत्रण छिन जाएगा या वो कमजोर दिखेंगे, इसलिए वो लगातार बोलते रहते हैं। ये खामोशी का डर तो हम रोजमर्रा की बातचीत में भी देखते हैं, लेकिन स्रोत के अनुसार जब कोई बहुत ही वजनदार बात कही जाए तो जानबूझकर कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाना चाहिए। बिल्कुल। ये मुझे बिल्कुल वैसा लगा जैसे आप किसी शांत झील में एक भारी पत्थर फेंकें और फिर पानी की लहरों को किनारों तक पहुंचने का समय दें। अगर आप लगातार पत्थर फेंकते रहेंगे तो सिर्फ शोर होगा, गहराई का एहसास नहीं होगा। क्या सटीक उदाहरण दिया है आपने। और इंसानी दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को उस भारी पत्थर यानी नई जानकारी को प्रोसेस करने के लिए समय चाहिए होता है, मतलब उसे हजम करने के लिए। हाँ, वो खामोशी श्रोता को अपना खुद का निष्कर्ष निकालने का स्पेस देती है, और जब वो निष्कर्ष निकलता है तो वो उसका अपना विचार बन जाता है, किसी और द्वारा थोपी गई बात नहीं लगती। इसी मॉड्यूलेशन की श्रृंखला में स्रोत में एक और तकनीक का जिक्र है जिसने मुझे बहुत सोचने पे मजबूर किया। असरदार पंक्तियों से ठीक पहले आवाज को अचानक एक फुसफुसाहट में बदल देना। विस्पर टोन। हाँ, सोचिए एक गंभीर मीटिंग चल रही है और अचानक बोलने वाला अपनी आवाज इतनी नीचे ले आता है कि वो लगभग फुसफुसाने लगता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी काम करती है ना? बिल्कुल। इंसानी विकास के लंबे इतिहास में फुसफुसाहट का हमेशा से एक खास अर्थ रहा है। जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे तो फुसफुसाने का मतलब होता था कि या तो आसपास कोई बड़ा खतरा है या फिर कोई बहुत ही रहस्यमयी जानकारी साझा की जा रही है। एकदम सही, कोई ऐसी जानकारी जो हर किसी के लिए नहीं है। आज भी जब कोई हमारे सामने फुसफुसाता है तो हमारा दिमाग उसी आदिम वृत्ति से प्रतिक्रिया करता है। हम स्वाभाविक रूप से आगे की ओर झुक जाते हैं। हाँ, और हमारी जिज्ञासा का स्तर अचानक बढ़ जाता है। फुसफुसाहट से श्रोता का 100% ध्यान स्पीकर की ओर खिंच जाता है, और जैसे ही वो ध्यान केंद्रित होता है, स्रोत सामग्री अचानक एक ऊंची और ऊर्जावान आवाज के इस्तेमाल का निर्देश देती है, जिसे सडन हाई पिच कहते हैं। ये तो एकदम शॉक देने वाली बात हो गई। यही तो कॉन्ट्रास्ट की ताकत है। फुसफुसाहट से अचानक एक ऊंची आवाज में जाना दिमाग के लिए एक शॉक वैल्यू की तरह काम करता है। शरीर में एड्रेनलिन का हल्का सा स्त्राव होता है। और न्यूरोसाइंस बताता है कि जब किसी जानकारी के साथ एक मजबूत भावना जुड़ जाती है तो वो अवचेतन मन में एक पक्की याद के तौर पर दर्ज हो जाती है। ये एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल रोलर कोस्टर है, और इस रोलर कोस्टर की जरूरत आज के दौर में और भी ज्यादा बढ़ गई है। इसका एक बेहतरीन संदर्भ स्रोत के भारतीय रिटेल बाजार वाले उदाहरण से मिलता है। हाँ, वो चांदनी चौक वाला उदाहरण। बिल्कुल। अगर हम चांदनी चौक या किसी भी हलचल भरे बाजार की कल्पना करें तो वहां का माहौल कैसा होता है? हर तरफ से आवाजें, रिक्शे वाले हॉर्न बजा रहे हैं, मोल भाव चल रहा है। वहां किसी एक चीज पर लगातार ध्यान केंद्रित करना लगभग असंभव है। और ये सिर्फ भौतिक बाजार की स्थिति नहीं है। आज के आधुनिक इंसान का दिमाग भी उसी हलचल भरे बाजार की तरह बन चुका है। ये बहुत ही गहरी बात कही आपने। है ना?
जब कोई क्लाइंट मीटिंग में बैठा होता है तो वो सिर्फ आपको नहीं सुन रहा होता, उसके दिमाग के बैकग्राउंड में अनगिनत ईमेल्स, टारगेट्स का प्रेशर और निजी जिंदगी की उलझनें चल रही होती हैं। वहां ध्यान खींचने से ज्यादा मुश्किल उस ध्यान को बांध कर रखना होता है। और यहीं पर स्रोत सामग्री का पैटर्न ब्रेक का नियम सामने आता है। स्रोत के अनुसार बोरियत से बचाने के लिए हर 8 से 10 सेकंड में कुछ नया होना चाहिए। पहली बार पढ़ने पर मुझे लगा कि 8 से 10 सेकंड? क्या इंसानी अटेंशन स्पैन सच में इतना सिकुड़ गया है? ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये हमारे दिमाग के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS के काम करने का तरीका है। अच्छा, वो कैसे काम करता है? हमारा दिमाग निरंतर आने वाली उत्तेजनाओं को फिल्टर करके नजरअंदाज करने का आदी है। इसे हैबिचुएशन कहते हैं। जैसे अगर आप किसी कमरे में बैठते हैं जहां AC की लगातार आवाज आ रही है, तो कुछ मिनटों बाद आप उस आवाज को सुनना बंद कर देते हैं। हाँ, हमारा ध्यान ही नहीं जाता उस पर। में लगातार बोलता रहे तो श्रोता का दिमाग उसे बैकग्राउंड नॉइज मानकर म्यूट कर देता है। ओहो, तो उस 8 से 10 सेकंड के पैटर्न ब्रेक का मतलब है लगातार उस एसी को बंद और चालू करते रहना ताकि दिमाग सो ना जाए। बिल्कुल। और इसके लिए श्रोता में कुछ एंगेजमेंट ट्रिगर्स बताए गए हैं। ये हमेशा कोई बहुत बड़ा बदलाव होना जरूरी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आवाज की टोन में हल्का सा बदलाव हो सकता है, चेहरे के भावों में अचानक आई कोई गंभीरता हो सकती है, या फिर किसी अहम बात को दोहराना हो सकता है। ये छोटे छोटे झटके दिमाग को संदेश देते हैं कि भाई यहाँ कुछ महत्वपूर्ण चल रहा है, ध्यान लगाए रखो। सही कहा। और इन सभी पैटर्न ब्रेक्स के बीच स्रोत सामग्री एक स्पेशल इफेक्ट का जिक्र करती है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इसे शेर जैसी गूंज या द रोअर इफेक्ट कहा गया है। हाँ, द रोअर इफेक्ट। स्रोत में स्पष्ट निर्देश है कि जब कुछ खास लाइनें बोली जाएं, जैसे कि बड़ी सोच बड़ी सेल, या फिर हमारी मुख्य टैगलाइन कि छोटी सोच और पांव की मोच आगे नहीं बढ़ने देती, तो आवाज में एक साधारण बातचीत वाला टोन नहीं होना चाहिए। तो कैसा टोन होना चाहिए? वहां एक शेर जैसी ताकत, गूंज और अचानक बढ़ने वाली ऊर्जा होनी चाहिए। इस अचानक बढ़ने वाली ऊर्जा का विजुअल प्रस्तुतिकरण बहुत ही सटीक तरीके से स्रोत में समझाया गया है। टेक्स्ट पॉपिंग ऑन शार्प लाइनर्स। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे आप कोई तेज गति वाला वीडियो देख रहे हो और अचानक कोई बहुत ही अहम शब्द स्क्रीन पर बड़े, बोल्ड और चमकीले अक्षरों में पॉप होकर सामने आ जाए। वो सीधा दिमाग में छप जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक उसी तरह जब आवाज में अचानक वो शेर जैसी गूंज लाई जाती है, तो वो लाइन श्रोता के दिमाग के कैनवस पर बड़े और बोल्ड अक्षरों में पॉप हो जाती है। और ये गूंज एक मानसिक एंकर का काम करती है। मतलब जब आप पूरी ताकत के साथ कहते हैं कि छोटी सोच आगे नहीं बढ़ने देती, तो आप सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे होते, आप अपनी कन्विक्शन ट्रांसफर कर रहे होते हैं। एकदम सही। आप अपना पूरा विश्वास सामने वाले के दिमाग में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। एक बार जब ये एंकर स्थापित हो जाता है, तो भविष्य में जब भी वो व्यक्ति कोई छोटा या डरपोक फैसला लेने लगेगा, आपकी वो शेर जैसी गूंज उसे याद आएगी। मतलब ये मीटिंग खत्म होने के हफ्तों बाद भी अपना काम करता रहता है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं, तो ये स्पष्ट होता है कि सफल संवाद या सेल्स सिर्फ तार्किक तर्कों का आदान प्रदान नहीं है। ये पूरी तरह से ऊर्जा और भावनाओं को निर्देशित करने की कला है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने दिमाग का हैंड ब्रेक हटाया है या नहीं। ये इस बारे में है कि आप कैसे एक डार्क स्थिति से निकालकर आशा की ब्राइट रोशनी तक का सफर तय करवाते हैं। सही बात है। कहाँ कहानी सुनाते हुए आवाज को धीमा करना है, कहाँ खामोशी का वजन बढ़ाना है, कब फुसफुसाकर जिज्ञासा जगानी है, और कब शेर की तरह दहाड़कर अपने विचार को सामने वाले के दिमाग में हमेशा के लिए उकेर देना है। और मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि इस पूरी कला का आधार सिर्फ एक चीज है, आपका अपना माइंडसेट। वो जो छोटी सोच की मोच है ना, वो किसी बाहरी इंसान के कारण नहीं आती, वो हमारे अंदर उपजती है। उस मोच से उभरने के लिए आपको अपने खुद के विचारों पर इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जब आप उसे दुनिया के सामने रखें तो वो एक सत्य की तरह गूंजे। बिल्कुल। जब तक आप खुद बड़े विजन को महसूस नहीं करेंगे, तब तक कोई भी वॉइस मॉड्यूलेशन या तकनीक काम नहीं करेगी। ये बहुत ही गहरा निष्कर्ष है। आज की चर्चा ने सिर्फ बिजनेस के नजरिए कोई नहीं, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान के कई बंद दरवाजों को खोला है। लेकिन इस पूरी स्रोत सामग्री को खंगालने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प और अलग विचार मेरे सामने आता है। वो क्या? हम इन तकनीकों को मीटिंग रूम्स और बिजनेस डील्स के चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, क्या यही वॉइस मॉड्यूलेशन
यही फुसफुसाहट, यही खामोशी और यही शेर जैसी दहाड़ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शक्ति प्रदर्शन का टूल नहीं है? बहुत सही दिशा में सोच रही हैं आप। जब कोई बड़ा राजनेता किसी रैली में भाषण देता है तो वो इन्हीं पैटर्न ब्रेक्स का इस्तेमाल करके लाखों लोगों के दिमाग को नियंत्रित कर रहा होता है। जब माता-पिता अपने बच्चे को कोई महत्वपूर्ण सबक सिखा रहे होते हैं तो वे भी अचेतन रूप से इन्हीं तकनीकों का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो जो सवाल आज हमारे सामने खड़ा होता है वो ये है कि हम सभी जानते हैं कि पाँव की मोच को ठीक होने में कुछ दिनों का आराम लगता है, लेकिन हमारी छोटी सोच की मोच कितने सालों से बिना इलाज के पड़ी है। ये सोचने वाली बात है। क्या हम अपनी निजी जिंदगी के अहम बहसों में, अपनी सैलरी नेगोशिएशन में या अपने हकों की मांग करते समय अपनी आवाज के शेर को जगा पाते हैं, या फिर हम दुनिया भर के दूसरे लोगों की रची गई कहानियों के जाल में महज एक मूक श्रोता बनकर रह गए हैं? क्या हम अपने जीवन की पटकथा के डायरेक्टर हैं या सिर्फ किसी और की फिल्म के दर्शक? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली चर्चा तक गहराई में उतरते रहिए और सीखते रहिए।